अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदरी अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शंस ऑफ किडनी का जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल हम लोग नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फंक्शन ऑफ किडनी यानी कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करने वाले हैं कि नेफ्रॉन किस तरह से काम कर रहा है। ओवरऑल किडनी की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है किडनी आर वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन। होम्योस्टेटिस के अंदर इनका काम है हमारी बॉडी को मेंटेन रख रही होती है। मेंटेन किस तरह से रख रही है? पहला काम और जो सबसे अहम काम है इनका वो यही है कि ये फ़िल्टर करते हैं ब्लड को। तो इसके हवाले से लिखा हुआ इट फ़िल्टर्स आवर ब्लड एंड एक्सक्रीट वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी बाय यूरिन। तो यही काम कि ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर रही है। ब्लड के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें ब्लड में से निकाली जाएँगी और जो वेस्ट होगा, वो जो निकलेगा ब्लड में से, वो यूरिन बनकर हमारी बॉडी में से चला जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो कुछ और बातें भी किडनी के हवाले से लिखी हुई हैं। किडनी के हवाले से ये लिखा हुआ है, किडनी आल्सो वर्क एज़ एंडोक्राइन ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनकी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में होती है। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो डायरेक्टली केमिकल्स अगर ब्लड में रिलीज करें तो हम उन्हें एंडोक्राइन ऑर्गन्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर शुगर का अमाउंट डिसबैलेंस हो जाता है, यानी ग्लूकोज अगर ज़्यादा आ जाता है, तो जो है इंसुलिन रिलीज होता है, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहा है। दूसरे इसके मुकाबले में होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो सीक्रेशन ब्लड के बाहर निकालते हैं, यानी ब्लड में वो सीक्रेशन नहीं होती। मिसाल हमारा जो पसीना है वो निकल रहा है स्वेट ग्लैंड से, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमारा सलाइवा जो थूक निकल रहा है वो भी ब्लड के बाहर है, तो वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो जो सीक्रेशन ब्लड के अंदर होगी वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगी। तो ज़्यादातर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि किडनी में एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है किडनी, तो किडनी क्या सीक्रेट कर रहा है? तो इस सवाल से लिखा हुआ है कि ये कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है, जैसे कि एक है रेनिन और दूसरा है अर्थ्रोपोएटिन। रेनिन की अगर हम बात करेंगे तो रेनिन का काम होगा कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और अर्थ्रोपोएटिन ये जो है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो दो हार्मोन्स हैं, रेनिन जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है और दूसरा हार्मोन अर्थ्रोपोएटिन जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करा रहा है। ये दोनों हार्मोन्स जो है ये किडनी में से रिलीज हो रहे हैं। किडनी के बारे में अगर एक और बात करें तो लिखा हुआ है किडनी प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 3। तो विटामिन डी 3 को भी किडनी प्रोड्यूस करती है। विटामिन डी के कई सारी किस्में होती है, डी 1, डी 2, डी 3, डी 4 और डी 5। तो डी 3 को ये प्रोड्यूस करती हैं और डी 3 का काम क्या होगा? ये डी 3 जो है कैल्शियम को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराएगा हमारे बोन्स के अंदर। यानी अगर ये बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस गए तो हमारे बोन्स जो हैं स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो यही बात आगे लिखी हुई है कि दीज इम्पोर्टेंट मिनरल्स कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग। बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के अंदर भी ये हमारे पास हेल्प आउट कर रहे हैं। अब हम एक और जिक्र करें किडनी का काम, वो ये लिखा हुआ है कि किडनी जो है बैलेंस करता है पीएच को। किडनी किस तरह से पीएच को बैलेंस करेगा, किस तरह से एसिड बेस को मेंटेन रखेगा। एक चीज़ तो यहाँ पर ये लिखी हुई है, बाय एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम यूरिन बैक टू ब्लड। कि यूरिन के अंदर अगर बाइकार्बोनेट के आयंस आ जाते हैं HCO3 के, तो ये वापस ही उन्हें ब्लड में पहुंचा देगा और H पॉजिटिव आयन को यूरिन में सीक्रेट कर देगा। H पॉजिटिव आयंस अगर यूरिन में जाएंगे तो वहाँ पर यूरिन का पीएच तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इन H पॉजिटिव आयंस की वजह से ब्लड का पीएच इंक्रीज नहीं होगा। और दूसरी बात कि बाइकार्बोनेट के आयंस अगर ब्लड में रहेंगे तो बाइकार्बोनेट के आयंस बफर के तौर पर काम करते हैं। तो बफर का अमाउंट जो होगा ज़्यादा होगा तो वो पीएच को भी मेंटेन रखने का काम करेगा। बफर का काम ही पीएच को मेंटेन करना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किडनी एक और काम कर रहा है। वो किडनी कौन सा काम कर रही है? किडनी रेगुलेट द वाटर बैलेंस बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। कि अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा है या कम है, तो उस हिसाब से ऐसा यूरिन प्रोड्यूस किया जा रहा है जो वाटर के ज़्यादा या कम अमाउंट को बैलेंस करे। अगर मिसाल वाटर ज़्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा और अगर वाटर कम है तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो ये वाटर को भी बैलेंस कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ काम किडनी के देख लिए। कौन कौन से काम हो गए? एक तो हो गया कि किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रही है। डिस्कस हम यही करने वाले हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन को कैसे निकाला जाएगा। लेकिन और भी काम थे जो कि हमने डिस्कस की, थोड़ा सा उनको देख लें दोबारा से। एक तो ये हार्मोन्स बना रही है रेनिन और अर्थ्रोपोएटिन। ये हार्मोन्स क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा रेनिन और
आरबीसी की प्रोडक्शन कराएगा एरिथ्रोपोएटिन। उसके अलावा किडनी विटामिन D3 को प्रोड्यूस कर रहा है जो बोन्स को जो है वो हेल्प करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। उसके अलावा बाइकार्बोनेट के आयंस जो हैं वो ब्लड में वापसी लाए जा रहे हैं जो कि बफर का काम करेंगे और H पॉजिटिव आयंस को निकाला जा रहा है। और उसके अलावा वाटर को भी बैलेंस किया जा रहा है यूरिन के अंदर। तो इस तरह से किडनी वाटर वगैरह बैलेंस ये सारे काम कर रही होती है। अब अगर हम बात करेंगे यूरिन प्रोडक्शन की जो कि मेन काम होगा किडनी का, तो उस हवाले से लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ यूरिन अकर इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस हैं जिनमें यूरिन प्रोडक्शन का काम होगा। और वो 3 स्टेजेस कौन से हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो हम अब इनको डिस्कस करते हैं बारी-बारी से कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का अगर हम ज़िक्र करें तो ये किस तरह से होगी, पहले हम थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है, यूरिन इज़ द अल्टीमेट किडनी प्रोडक्ट। किडनी में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो आखिरी प्रोडक्ट बनेगा वो यूरिन होगा। And based upon waste removed from blood and addition of some other fluids and ions। और ये जो यूरिन बनेगा उसकी मामला इस तरह से होगा कि जो वेस्ट ब्लड में से निकला है यूरिन में वो शामिल होगा और उसके अलावा कुछ और केमिकल्स, कुछ और आयंस जो हैं वो भी इस यूरिन का हिस्सा होंगे। तो यूरिन जो है वो किडनी से बनने वाला आखिरी प्रोडक्ट होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रोसेस शुरू कहाँ होगा? इसका प्रोसेस जो है वो ग्लोमेरुलस में शुरू होगा। ग्लोमेरुलस कौन-सी चीज़ है? हमें मालूम है कि जो बोमेन्स कैप्सूल हैं वहाँ कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं। तो कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क है उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो बॉल शेप की कैपिलरीज़ मौजूद होती हैं। अब उन बॉल शेप की कैपिलरीज़ में क्या होगा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्ट्रक्चर को बयान किया था कि जो बोमेन्स कैप्सूल है, उसके अंदर जो आर्ट्रियोल दाखिल हो रहा है, जो कि फिर ग्लोमेरुलस को बनाएगा, उसका नाम है अफरेंट आर्ट्रियोल। और अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर बड़ा है, ग्लोमेरुलस का डायमीटर छोटा है। प्रेशर के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दाखिल की जाएँगी, तो उसमें से कई ज़्यादा चीज़ें निकल भी जाएँगी। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ हैं और कैपिलरीज़ की वॉल्स बारीक सी होती है, कुछ उनमें ओपनिंग्स भी हैं, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल जाती हैं। हमारी वेन्स में से, हमारी आर्टरीज़ में से चीज़ें नहीं निकल सकती, 3-3 लेयर्स होती हैं जो कि चीज़ों को निकलने नहीं देती। लेकिन चीज़ें अगर निकलेंगी तो वो कैपिलरीज़ में से निकलेंगी, चीज़ें दाखिल भी होंगी तो वो भी कैपिलरीज़ में दाखिल होती हैं। तो यही लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इनिशिएटेड इन द ग्लोमेरुलस व्हेन ब्लड इज़ फिल्टर्ड आउट अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स एज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यही बात लिखी हुई है कि ये प्रोसेस ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगेगा और प्रेशर के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चले जाएँगे। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से चले जाएँगे? वेस्ट के भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाएँगे और कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स भी जाएँगे। जो भी चीज़ फ़िल्टर होकर जाएगी, जो भी चीज़ ब्लड से निकलेगी, उन चीज़ों को हम ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट कहेंगे। जो भी चीज़ गई उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट और ये प्रोसेस ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन या अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन कहलवाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि चले जाते हैं। तो हम एक और तस्वीर को देखते हैं, वहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा। इस तस्वीर में बाकायदगी से डायरेक्शन दिखाई गई है कि अफरेंट आर्ट्रियोल में से जब ये ब्लड जा रहा है ग्लोमेरुलस में, तो एरो की डायरेक्शन देखिए कि कई सारी चीज़ें निकल रही हैं, जा रही हैं और वो कहाँ जा रही हैं? वो जा रही हैं इनटू द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अच्छा, जो चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो रही हैं, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रही है, वो कौन-सी चीज़ें हैं हमारे पास? यहाँ नाम लिखे हुए हैं, वाटर, यूरिया, ग्लूकोस, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड और साल्ट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट बन रही हैं और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट। यहाँ कॉलम में भी आप देख सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर भी। तो ये लिखा हुआ है कि ये ग्लोमेरुलस से मॉलिक्यूल्स जो हैं, चले जाएँगे और फिर ये चले जाएँगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट पहुँचा हुआ है अभी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, filtrate primarily include water, electrolytes, some amino acids, bicarbonate and nitrogenous waste like urea, uric acid and creatinine। तो इस वेस्ट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वाटर हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि चार्ज बेयरिंग मॉलिक्यूल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, आयंस हैं कुछ ये हमारे पास। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स हैं, बाइकार्बोनेट के आयंस हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, ये सारे अभी इस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं। अब मज़ीद हम देखें तो लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट्स वॉल्स। तो प्रेशर जो वाटर का लग रहा है वो ग्लोमेरुलस की वॉल्स पर,
तो ये प्रेशर जो है उस हिसाब से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगी। दिस प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू डिफरेंस डायमीटर ऑफ बोथ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। तो आर्टरियोल्स का जो डायमीटर है वो अलग होता है, तो प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर जनरेट होता है। हमने जिक्र किया था कि जो अफरेंट आर्टरियोल्स है उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर कम होता है। अब अगर हम बात करेंगे तो इस सवाल से मजीद लिखा हुआ है कि किडनी रिसीव्स 180 लीटर्स ऑफ ब्लड बाय सर्कुलेशन इन 24 आवर्स एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन इट प्रोड्यूस 2.5 लीटर यूरिन इन नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो ब्लड बार बार किडनी के पास पहुंच रहा है, हमारे पास वैसे तो इतना ज़्यादा ब्लड नहीं होता, लेकिन बार बार जो किडनी के पास पहुंच रहा है, तो 180 लीटर तक ब्लड जो है वो किडनी के पास बार बार घूम फिर कर पहुंच रहा होता है। और इस 180 लीटर ब्लड जो बार बार पहुंच रहा है, इस 180 लीटर ब्लड में से जो है जो यूरिन बन रहा है वो 2.5 लीटर यूरिन आमतौर पर बनेगा। आगे लास्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यूजुअली रिमेन कांस्टेंट बाय ऑटो रेगुलेशन। तो ये हमने जो हम भी ज़िक्र किया कि जो चीज़ फ़िल्ट्रेशन हो रही है, जितना अमाउंट फ़िल्ट्रेट हो रहा है, वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये चेंज भी हो सकता है, और ये चेंज किस तरह से होगा लिखा हुआ है, इट में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड इनटेक। अगर हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो इस वजह से ये जो हमारे पास ग्लोबुलर फ़िल्ट्रेट रेट है, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, या वाटर के अंदर अगर अमाउंट कम ज़्यादा है, तो वेरिएबल अमाउंट है फ्लूइड का, तब भी ये ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट जो है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आमतौर पर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम अमाउंट में चीज़ें निकलती रहेंगी, लेकिन कभी-कभार ये कम ज़्यादा भी हो सकता है पानी वगैरह के ज़्यादा यूज़ से। तो ये हमने समझा अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस कि ग्लोमेरुलस से चीज़ें निकल कर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आ रही हैं। अब जैसा कि आपने देखा, ये चीज़ें आ रही हैं, उसमें वाटर भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, अमाइनो एसिड भी हैं, बाइकार्बोनेट के आयंस भी हैं, ग्लूकोज भी है। तो ये चीज़ें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि निकली हैं। हमें निकालना है यूरिया यूरिक एसिड को। तो जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें गई हैं, उन्हें वापसी लाने के लिए प्रोसेस होगा जिसे हम रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस कहेंगे। तो इसको हम मज़ीद देखते हैं, तो लिखा हुआ है सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन के हवाले से द कंपोज़िशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड यूरिन इज़ डिफरेंट, कि यूरिन जो हमारी बॉडी में से निकलता है उसकी कंपोज़िशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोज़िशन अलग होती है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में अब तक जो फ्लूइड पहुँचा है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब यूरिन जो है वो डिफरेंट रहेगा, यूरिन के अंदर चीज़ें अलग होगी। यूरिन में चीज़ें अलग क्यों होंगी? हालाँकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही आगे चल कर के यूरिन बनेगा, तो मामला किस तरह से होगा वो सारा इसी सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन में देखा जाएगा। तो इस हवाले से लिखा हुआ इट मीन्स दैट फ्लूइड कंटेंट बिकम चेंज व्हाइल पासिंग थ्रू द रेनल ट्यूबल्स इंक्लूडिंग पीसीटी, लूपा फेनले एंड डीसीटी इन नेफ्रॉन। तो इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और यूरिन की कंपोजिशन अलग इस वजह से कि जब ये फ्लूइड गुजर रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब गुजर रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूपा फेनले और डीसीटी से, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वापस से ली जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब ली जा रही हैं, तो वो चीज़ें यूरिन में नहीं पहुँचती। तो इस तरह से यूरिन की कंपोजिशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन अलग होती है। मिसाल लिखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ ग्लूकोज इज़ प्रेज़ेंट फिल्ट्रेट, ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद होता है, बट एब्सेंट इन यूरिन। लेकिन हेल्दी इंसान के अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज मौजूद नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर शुगर का प्रॉब्लम होता है किसी इंसान को, बहुत ज़्यादा और उसके अंदर ग्लूकोज है, तो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्ज़ॉर्ब होगा भी ग्लूकोज का अमाउंट, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट फिर भी बाकी रहेगा। तो इसीलिए जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी बॉडी में यूरिन ग्लूकोज के साथ जो है निकल रहा होता है। तो ग्लूकोमीटर की टेस्ट के ज़रिए से ग्लूकोज को मेजर करके भी वो नापा जा सकता है, ग्लूकोज की प्रेज़ेंट यानी शुगर को देखा जा सकता है। और मज़ीद आगे एक बात ये भी लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेज़ेंट मोर इन यूरिन देन फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इतना ज़्यादा अमाउंट यूरिया यूरिक एसिड का नहीं होता। बाद में जब ये यूरिन बनेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे पहुँचेगा, तब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हम देखने वाले हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो लिखा हुआ है दी चेंजेस आर आउटकम ऑफ सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर हो रही है, और जो ट्यूबुलर सीक्रेशन है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर हो रही है, इन दोनों प्रोसेसेस के दौरान ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का अमाउंट चेंज होगा। अब हम बात करें सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन के प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्टिव लफ्ज़ यहाँ मौजूद है। सिलेक्टिव का मतलब है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके रीअब्ज़ॉर्ब करना। तो लिखा हुआ है सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन इज द प्रोसेस whereby certain molecules after being filtered out of the capillaries along with nitrogen waste products
and water in the glomerulus are reabsorbed from the filtrate as they pass through the nephron and return back to the blood circulation. तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो फिल्टर हो चुके हैं कैपिलरीज में से नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ और वो मॉलिक्यूल्स दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। रीअब्जॉर्ब होने के बाद वो दोबारा से ब्लड में वापसी जा रहे हैं। इस प्रोसेस को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जा रहा है। यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कई ज़्यादा चीज़ें हैं, काम की चीज़ें भी हैं, वो हमारी बॉडी में से चली ना जाएँ, उनको दोबारा से हासिल करके ब्लड में शामिल किया जाएगा, दोबारा से हासिल करके ब्लड में पहुँचाया जाएगा। अमाइनो एसिड काम का है, ग्लूकोज़ काम का है, तो इन्हें वापसी लिया जाएगा। वाटर का भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं जाए, हमारी बॉडी में से पानी कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो वाटर को भी, साल्ट्स को भी वापसी लिया जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे, तो रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस जो है, सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस ये कहाँ हो रहा है? हमने कहा ये सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर हो रहा है। अब सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन के बारे में मज़ीद लिखा हुआ है, द सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट मॉलिक्यूल्स का यहाँ से रीअब्ज़ॉर्ब होगा। वाटर के हवाले से लिखा हुआ है 67% वाटर जो है रीअब्ज़ॉर्ब होगा। सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का अमाउंट वेरिएबल है, यानी कि 50% यहाँ से अब्ज़ॉर्ब होंगे। उसके अलावा कुछ डाइवेलेंट आयंस की बात हो रही है, जैसे कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम हो गया या HPO4 आयंस हो गए, तो इनका भी वेरिएबल अमाउंट जो है निकलेगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 100% यहाँ से चले जाएँगे। अब 100% मॉलिक्यूल्स कौन से जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज से, अमाइनो एसिड है, विटामिन से, और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल से रीअब्ज़ॉर्ब होंगे और दोबारा से ये ब्लड में चले जाएँगे। उसके अलावा वाटर को भी एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, लेकिन ग्लूकोज और सोडियम को जब एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, यानी एनर्जी का यूज़ करके ग्लूकोज और सोडियम की अमाउंट को एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है। उसके अलावा जब सोडियम एब्ज़ॉर्ब होगा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम के एब्ज़ॉर्ब होने से जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। तो यहाँ पर 2 हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं इनको एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए। एक हार्मोन है अल्डोस्टेरोन, ये सोडियम की एब्ज़ॉर्प्शन कराएगा। दूसरा हार्मोन है ADH, यानी कि जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कह रहे हैं, ये एब्ज़ॉर्ब करा रहा होता है हमारे पास वाटर को। तो वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के ज़रिए से होती है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो अब तक हमने जो बात की है वो यहाँ तक बात की हुई है कि ग्लोमेरुलस के अंदर चीज़ें पहुँची हैं। ग्लोमेरुलस से चीज़ें फ़िल्टर होकर के इस हिस्से में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में चीज़ें पहुँची थी और फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल से उन चीज़ों को रीअब्ज़ॉर्ब किया गया, उन्हें वापसी लिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि फिर उसके बाद जो बाकी की चीज़ें बचती हैं, वो जाती हैं लूप ऑफ हेनले में। यहाँ लूप ऑफ हेनले के अंदर भी चीज़ों को रीअब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। लेकिन यहाँ लूप ऑफ हेनले की आप देखेंगे तो 2 बाजू हैं। एक ये नीचे तरफ आती हुई बाजू जिसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे और एक ऊपर की तरफ आती हुई बाजू जिसे हम असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। याद रखिएगा, पहली बाजू यानी डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है और असेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ पर एब्ज़ॉर्प्शन हो रही होती है साल्ट की। तो यहाँ पर जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है उसे हम नॉन सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन कह रहे होते हैं। तो एक होती है सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में आपको देखने को मिली और दूसरी होती है हमारे पास नॉन सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन, यानी सिलेक्ट किए बगैर चीज़ों को ले जाना। ये होती है हमारे पास लूप ऑफ हेनले के अंदर, जिसके बारे में आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया। लेकिन आप यहाँ पर भी वही चीज़ें देखें तो आपको देखने को मिलेगी कि सोडियम निकल रहा है, उसके साथ जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है यानी क्लोरीन का आयन है वो भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। और लूप ऑफ हेनले में देखेंगे तो इसकी एक लिम्ब जो है डिसेंड लिम्ब, वहाँ से जो है वाटर रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है और असेंडिंग लिम्ब में आप देखेंगे तो वहाँ से जो है सार्स जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं। और दूसरा आप देखेंगे तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वहाँ से भी यूरिया का कुछ अमाउंट, वाटर का कुछ अमाउंट जो है वो भी रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है। तो ये वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन आप देख रहे हैं इस नेफ्रॉन के हिस्से के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में ज़िक्र करते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन का। काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है उसको हम बाद में अगली वीडियो के अंदर उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्यूबुलर सीक्रेशन का ज़िक्र करें तो इसका शुरू में ये मतलब लिखा हुआ है कि इन दिस प्रोसेस सर्टेन सब्सटेंसेस मूव इन द फिल्ट्रेट ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल और डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल में आ जाते हैं। और कहाँ से आएंगे? ब्लड प्लाज्मा से चले आएंगे। यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर कुछ मटेरियल मौजूद होगा, लेकिन कुछ और मटेरियल ब्लड में से प्रोक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा, क्यों होगा? तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स वेस्ट दैट एस्केप ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कुछ वेस्ट जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में नहीं आया था एंड रिमेन इन द ब्लड, और ब्लड में ही मौजूद था। दीज सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। इन सब्सटेंसेस को लाया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से एंड इंक्लूड यूरिया, कैरेटिनिन, हाइड्रोजन आयंस, पोटाशियम आयंस, सम हार्मोन्स एंड ड्रग्स इफ प्रेजेंट। तो अगर कुछ ड्रग्स मौजूद हैं, कुछ हार्मोन्स मौजूद हैं, कुछ यूरिया, कैरेटिनिन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, पोटेशियम के आयंस मौजूद हैं, तो इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से दाखिल किया जाएगा ब्लड प्लाज्मा में से प्रोक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब यहाँ पर क्यों हो, ये बात सोचने की है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने की वजह ये है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर इनका मटेरियल ज़्यादा मौजूद है, ब्लड के अंदर कम अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में। तो थोड़ा सा अमाउंट भी वापसी लिया जाएगा। जब थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा की तरफ आती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एनर्जी यूज़ करती है। तो आगे इसके बारे में लिखा हुआ है, ट्यूबुलर सीक्रेशन मोस्टली परफॉर्म बाय द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल। ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो ट्यूबुलर सीक्रेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादातर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर हो रहा है। बट सम ऑफ द पोटेशियम आयंस आर आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल। तो कुछ मटेरियल्स डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर भी आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ पोटेशियम के आयंस हैं, तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ आगे लिखा हुआ है, ड्यू टू रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोडियम विद पोटाशियम इट एडजस्ट द पीएच ऑफ यूरिन। तो अगर हमारे पास पोटाशियम मौजूद है तो पोटाशियम चला जाएगा, और पोटाशियम जब चला जाएगा तो पोटाशियम के बदले में सोडियम को हासिल किया जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। तो सोडियम ब्लड में चला जाएगा और पोटाशियम जो है वो एक्सचेंज के तौर पर हमारे ब्लड में से यहाँ वापसी चला जाएगा यूरिन के अंदर। तो इस तरह से पीएच वगैरह को मेंटेन किया जाएगा। ये याद रखिएगा कि यूरिन की पीएच जो होती है वो 5 से लेकर के 7.5 तक होती है। तो पीएच को मेंटेन रखना यूरिन के लिए भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ हमारे पास एक चार्ट मौजूद है। अब वाटर को देख सकते हैं। प्लाज्मा के अंदर यानी ब्लड के अंदर 90% वाटर है, यूरिन के अंदर 95%, यानी वाटर का अमाउंट ज़्यादा यूरिन में शामिल हो जाएगा। प्रोटीन 8% है, यूरिन के अंदर 0%, यूरिन में प्रोटीन नहीं जा पाते। ग्लूकोज का अमाउंट प्लाज्मा में ब्लड के अंदर 0.1% है, लेकिन यूरिन में ग्लूकोज भी नहीं पहुंचता। अगर बात करें यूरिया का, तो ब्लड के अंदर यूरिन कम होगा, लेकिन यूरिन के अंदर यूरिया ज़्यादा हो जाएगा। यूरिक एसिड भी इसी तरह से ब्लड के अंदर कम बाकी रहेगा, यूरिन में ज़्यादा चला जाएगा। अमोनिया का भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि बहुत कम अमाउंट मौजूद होगा हमारे पास ब्लड के अंदर, और कुछ अमाउंट जो है वो अमोनिया का भी वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी तरह से कैरेटिन का अमाउंट भी हमारे ब्लड में तो कम है, लेकिन ये ज़्यादा आ जाएगा, यूरिन के अंदर है। सोडियम का अमाउंट भी कुछ हमारी बॉडी में रहेगा और कुछ जो है वो यूरिन में चला जाएगा। इसी तरह से पोटेशियम को भी हमारे ब्लड में कम होगा और यूरिन में ज़्यादा चला जाएगा। क्लोरीन जो होगा वो भी आप देख सकते हैं हमारी ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूरिन के अंदर डबल अमाउंट मौजूद है। इसके अलावा फास्फेट को भी आप देख सकते हैं और सल्फेट को भी आप देख सकते हैं, इनका अमाउंट भी ये मौजूद है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर ये कंपोजिशन होती है, और ब्लड की कंपोजिशन भी आप देख सकते हैं, कंपेरिजन दोनों का किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।